हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। लास्ट क्लास में बच्चे हम लोगों ने किया था, कहाँ तक किया था? अच्छा, टेंजेंट प्लेन तक किया था और एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन टेंजेंट प्लेन का करा भी दिया था। एक तो डायरेक्ट इजी वाला भी क्वेश्चन कराया था कि सब कुछ सीधा सीधा दिया होगा और बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। वो ये था सीधा सीधा वाला, ये कम मार्क्स में आएगा। लेकिन अगर कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट टेंजेंट पासिस थ्रू दिस, या टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, इस टाइप का अगर कोई आता है तो फिर आपको टेंजेंट निकाल करके और जो भी कंडीशन दिया होगा उसको सेटिस्फाई कराना होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने किया था कि टेंजेंट पासिस थ्रू द ओरिजिन, तो फिर एक्स वाई जेड तीनों की जगह पे हम लोगों ने टेंजेंट निकाल करके एक अल्फा बीटा गामा आर्बिट्ररी अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले लिया था। देखो, जब एवरी पॉइंट दिया रहता है और कोई पॉइंट हमें नहीं गिवन है तो हम अपनी मर्जी से एक जनरल पॉइंट ले लेंगे और कहेंगे कि ये जनरल पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, इसलिए ये सबके लिए ट्रू है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें प्रूव करना था कि ओरिजिन से पास करा है, तो एक्स वाई और जेड तीनों की जगह पे हम लोगों ने 0 0 0 डाल दिया और जब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया तो हम लोगों ने कह दिया कि हाँ भाई, टेंजेंट जो है वो क्या है, ओरिजिन से पास कर रहा है। हाँ जी बच्चे, कोई कुछ कहना चाह रहे हो? नहीं? तो चलो, अब आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेसेन मैट्रिक्स। हेसेन मैट्रिक्स का अभी कोई बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है, इसका एप्लीकेशन चैप्टर 18 में होगा जब हम लोग लैग्रेंजेस मेथड पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, तो यहाँ पर हेसेन मैट्रिक्स बनाना हमें सीखना है। तो सबसे पहले आपको बता दें, मान लो कि f जो है वो x1, x2, x3 तीन वेरिएबल का फंक्शन है f। तो हेसेन मैट्रिक्स जो है वो होता है F11। मैंने कहा था ना कि आगे चल करके डैश हट जाएगा, आपकी मर्जी, आप डैश लगाओ या ना लगाओ। कुछ बुक में डैश होते हैं, कुछ बुक में नहीं भी होते। F11 यानी पहली बार में फर्स्ट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल x1 है तो x1 के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरी बार भी x1 के ही रिस्पेक्ट में। देन कम्स योर F12 मैट्रिक्स का, याद है आपको? A11, A12, A13, A21, A22, A23, जैसे मैट्रिक्स लिखते थे ना वैसे इसको भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। F13, 13 का मतलब है पहली बार में x1 के रिस्पेक्ट में और दूसरी बार में x3 के रिस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा। लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डेरिवेटिव भी किया था, याद रहे। और मैंने कहा था कि अब आगे की कोई भी क्लास विदाउट डेरिवेटिव होगी ही नहीं। ठीक है, F21, F22, F23, F31, F32, F33 तीन वेरिएबल है इसलिए 3/3 का बना है। अगर दो वेरिएबल होते तो 2/2 का बनता, अगर चार वेरिएबल होते तो 4/4 का बनता, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया हेसेन मैट्रिक्स का H का फॉर्मूला। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू करते, एक एग्जाम्पल हम कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल आपको देंगे, आपको करना होगा, इसलिए ध्यान से देखो। f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x² प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4। यहाँ पर मुझे बताओगे कि फर्स्ट वेरिएबल कौन सा है? अच्छा, इसका बोला है डिटरमाइन दी हेसेन मैट्रिक्स। डिटरमाइन दी या फिर कंस्ट्रक्ट दी हेसेन मैट्रिक्स, ऐसे भी आ सकता है। तो देखो, यहाँ पर जो आपने लिखा है ना, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x² प्लस वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4, तो इस x को हम लोग फर्स्ट वेरिएबल मानते हैं, y को क्या मानते हैं, सेकेंड वेरिएबल, और z को क्या मानते हैं, थर्ड वेरिएबल। तब हेसेन मैट्रिक्स को आप लिख सकते हो F11, F12, F13, F21, क्या लिखेंगे, F22, 23, नेक्स्ट क्या आएगा बता सकते हो कोई? ठीक है, F32 और F33। या फिर आप कहोगे कि नहीं मैम मुझे 1 2 3 नहीं लिखना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी एक्सेप्टेबल है। FXY, क्योंकि जैसा वेरिएबल रहेगा आप उसको यूज करना चाहते हो उसको भी कर सकते हो, मीनिंग सबका क्लियर है, वही रहेगा। F क्या हो जाएगा, YX, FYY, FYZ, FZX, ZY,
एफ जेड जेड। नाउ सी, तो हमें ये सारे सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव चाहिए। तो अब लिखेंगे, एक बार एफ एक्स निकालेंगे, एक्स निकालेंगे तो एक ही जगह एक्स है, तो ये आ गया 2x। एफ वाई निकालेंगे, एक ही जगह वाई है, 3y²। एफ जेड निकालेंगे, एक ही जगह जेड है, 4z³। अब एफ एक्स एक्स निकालेंगे, मतलब पहली बार जो x हो चुका है उसको दोबारा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बताओ? ये ना 2 आएगा। फिर करेंगे एफ एक्स वाई, क्या आएगा? जो पहला x के रिस्पेक्ट में है उसको दोबारा y के रिस्पेक्ट में करना है। y तो है ही नहीं बच्चे, तो 2x का क्या? 0। बहुत बढ़िया। फिर एफ एक्स जेड करोगे तो यहाँ कोई z नहीं है इसलिए 0। अब बारी आती है एफ वाई की, तो एफ वाई एक्स, इसको जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोई x है नहीं। एफ वाई वाई तो कितना आ जाएगा? 6y। एफ वाई जेड, कोई z है नहीं। फिर आएंगे एफ जेड एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? 0। एफ जेड वाई, वाई के रिस्पेक्ट में कोई y है ही नहीं, 0। एफ जेड जेड, 4z³ का कितना हो गया? 12z²। ये हो गया एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। अब सबको बस अरेंज कर देना हेसन मैट्रिक्स में, तो हेसन मैट्रिक्स में आ जाएगा एफ एक्स एक्स 2 और फिर x वाले ही सारे, मतलब ये तीनों फर्स्ट रो में आ जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे, 2 0 0। नेक्स्ट ये दोनों, ये सब सेकंड रो में आएंगे, सेकंड रो में आएंगे, ये फर्स्ट रो में आएंगे और ये सब थर्ड रो में आएंगे। तो एफ वाई एक्स 0 6y 0 0 0 12z²। तो अभी चैप्टर 15 में ना खाली बस हमें हेसन बना करके छोड़ देना है, लेकिन चैप्टर 18 में इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कुछ इस पे रिजल्ट बेस्ड होता है, नेगेटिव आता है तो कुछ और हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। अभी आपको वो नहीं समझना, अभी आपको क्या करना है? सिर्फ हेसन बनाना है बस। ये तो हो गया। अब आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन दे रहे हो और इसको आपको करना है स्मॉल ए बी टी। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ध्यान रखना। स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन। और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी तीनों वेरिएबल जैसे आ रहे हैं, जैसे एक्स वाई जेड आता है ना वैसे, इज इक्वल टू। हाँ जी बच्चे, तो ये देखो, ये जो है स्मॉल ए इज फंक्शन, ए बी और टी ये क्या है? तो ये तीनों वेरिएबल जैसा है। यहाँ पर ना नंबर अब आपको बहुत कम ही देखने को मिलेगा। अब वेरिएबल के साथ ही आपको काम करना है, वो आपका एनालिटिकल ब्रेन चेक करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसी चीजें आपको देंगे। तो ये फंक्शन दिया हुआ है हमें 122 + 3a -25 -25t -75b² -a/b। अब आपको इसका हेसन मैट्रिक्स निकालना है। निकालो जरा, तनीषा आप निकालो, बाकी सारे बच्चे सब भी निकालो जो जो जानते हो, और जिनको नहीं आता वो लोग अभी स्टे करेंगे, उनको हम अलग से थोड़ा सा बैकअप दे रहे हैं, ठीक है? नए बच्चों को तनीषा आप निकालो, जो भी बच्चे पढ़ चुके हैं वो सारे बच्चे निकालें। अब देखो बच्चे, पार्शियल डेरिवेटिव होता क्या है? जो भी बच्चे आज फर्स्ट डे आए हो क्लास में वो लोग ध्यान देंगे। पार्शियल डेरिवेटिव, आज की क्लास को समझने के लिए जो मिनिमम जरूरी चीज है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। तो मिनिमम चीज जो है वो है पार्शियल डेरिवेटिव। वैसे तो 3-4 क्लास हमारी हो चुकी है, तो आप आज की क्लास खत्म होने के बाद आराम आराम से यूट्यूब पे जा करके आप हमारी क्लासेस ले सकते हो, और फिर आप यहाँ तक अपना पूरा बैकअप जो है वो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट क्लास में कल आओगे। लेकिन आज की क्लास भी आपको समझ में आ जाएगी। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जाना मत, ध्यान से देखना। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? जैसे मान लो कि अगर एफ इज, तनिषा आपने क्वेश्चन लिख लिया था, ठीक है? ये देखो, एफ इज इक्वल टू x² + y³ + 3x² y⁵ + 25। तो देखो बच्चे, एफ एक्स लिखते हैं हम लोग डैश, क्योंकि फंक्शन जो है अब वो दो वेरिएबल, कम से कम 2 वेरिएबल का दिखेगा आपको MME2 में।
MME 1 में सिर्फ सिंगल वेरिएबल का दिखता था, लेकिन MME 2 में अब कम से कम 2 वेरिएबल होंगे, नाम ही है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। अब एक्स स्क्वायर है, वाई है, एक्स और वाई दोनों दिख रहे हैं हमें हर जगह। जब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, और उस टाइम में y को क्या रखा है, कांस्टेंट। y को आप कोई नंबर मान लो, जैसे 4। अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का तो डेरिवेटिव होगा भाई 2x, लेकिन वाई क्यूब क्या हो गया, जैसे 4 का क्यूब क्या हो गया 64। 64 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। 64 ही क्यों, 1 मान लो, 1 पे तो इजी हो जाएगा। अब देखो 3x स्क्वायर का तो होगा, और ये कांस्टेंट है और 3 भी कांस्टेंट है, तो 3y⁵ लिख देंगे, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 25 का हो जाएगा 0। उसके बाद से निकालेंगे fy'। ये समझ में आया fx'? गौरव आपको आ रहा है समझ में? हाँ देखो, इसमें खाली y क्यूब था ना, जैसे 1 का क्यूब अकेला कांस्टेंट होता तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 3x स्क्वायर और y⁵ तीनों मल्टीप्लाइड है, तो 3 कांस्टेंट है और y⁵ भी कांस्टेंट है, तो इनको तो सीधा कॉपी कर देंगे, और डिफरेंशिएशन होगा x स्क्वायर का, वो हो जाएगा 2x। समझ में आई बात? अब y के रिस्पेक्ट में समझो, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? गौरव आपको जवाब देना है। हाँ तो डेरिवेटिव क्या होगा ये तो बताओ। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बोलो तो सही मुंह से। 0 होगा। हाँ ठीक है, अभी अभी होल्ड करो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को आपने 1 का स्क्वायर 1 माना, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है 3y²। और अब इसका बताओ तो फिर मुझे लगेगा कि आपको आ गया पार्शियल डेरिवेटिव। 3x² y⁵ का क्या होगा? इसमें कौन कौन सा कांस्टेंट है छुपा हुआ? हाँ जी, तो 3x² है, और y⁵ का क्या हो जाएगा 5y⁴, और 25 का हो जाएगा 0। तो यहाँ देखो, ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। सेकेंड ऑर्डर का मतलब है f(x)(x)'। ठीक है, कोई बात नहीं, जो पुराने बच्चे उनका भी रिवीजन हो जाएगा। x(x)' का मतलब है कि जो पहली बार में x था ना, उसका एक बार और x के रिस्पेक्ट में, यानी del/del(x) ऐसे लिखते हैं हम लोग, पार्शियल डेरिवेटिव के लिए del यूज करते हैं। और ये रहा हमारा पूरा पार्शियल डेरिवेटिव 2x प्लस 3 2 जा 6x y⁵। जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा 2, इधर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा गौरव, इसका बताना। 6x y⁵ का, खाली x का करना है। y⁵, x का तो 1 हो गया ना, तो 6 y⁵ हमने कॉपी कर दिया और x का 1 हो गया, ये आ गया। तो ऐसे ही f(x)y" करेंगे, तो जो पहले f(x) था अब उसको y के रिस्पेक्ट में करना है, तो del/del y लिखेंगे। और f(x) क्या है हमारे पास 2x प्लस 6y⁵x। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x का क्या हो जाएगा 0, और 6y⁵ का x का क्या हो जाएगा 6, और x कांस्टेंट, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, याद रखना। इधर y दिख रहा है ना, y के रिस्पेक्ट में करना है। और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 नीचे आएगा, 6 5 जा 30 y⁴, और x कांस्टेंट कॉपी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से करते हैं। f(y)(x) निकालना होगा तो del/del(x) कर देंगे, किसका, fy का। फिर f(y)(y) निकालना होगा तो del/del(y) कर देंगे fy का। समझ में आ रही है बात? ये 4 होते हैं सेकेंड ऑर्डर। ये बस इतना बेसिक आज अगर आप समझ गए हो तो आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी तो फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हो। जो नए बच्चे हैं वो लास्ट क्लास पढ़ करके फिर इस क्लास का भी बैकअप ले लेंगे यूट्यूब से, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ओके बच्चे, तो चलो समझ में आ गया तो आज कर सकते हो। अब ये देखो हेसन मैट्रिक्स में क्या है। हेसन मैट्रिक्स का फॉर्मेट है कि अगर आपका 3 वेरिएबल है तो फर्स्ट का, फिर फर्स्ट का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फर्स्ट का, फिर थर्ड का, फिर सेकेंड का फर्स्ट का, सेकेंड का, सेकेंड का, सेकेंड पे थर्ड का, जैसे मैट्रिक्स लिखते थे ना,
ट्वेल्थ में पढ़े होगे, सबका लिखते थे ना एड्रेसिंग रो और कॉलम का नंबर, वैसे ही डेरिवेटिव का भी पोजीशन आता है कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कब करना है। यही अगर 3 वेरिएबल है तो 3 by 3 का मैट्रिक्स बनेगा, 2 वेरिएबल होता तो 2 by 2 का बनता भाई, F11 F12 F21 F22, 2 का बनता, 4 होता तो 4 by 4 का बनता। तो वही हेसन मैट्रिक्स बनाना है। तो अभी एक मैंने बनाया था क्लास में और अभी एक देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये ए फंक्शन है, एफ की जगह क्या आ रहा है, ए आ रहा है, वेरिएबल क्या क्या है, ए बी टी। तो सबसे पहले हेसन का फॉर्मेट बना लेते हैं कि हेसन मैट्रिक्स में आएगा क्या क्या, फिर वो निकाल करके उसमें सेट कर देंगे अपनी अपनी जगह पे। तो देखो ए फंक्शन है, इसको पहले ए वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फिर ए के ही रिस्पेक्ट में, फिर ए को पहले ए और सेकंड किसका पोजीशन आएगा, किसका आएगा पोजीशन, ए बी, फिर आएगा, फिर हाँ ए टी आएगा थर्ड में, फिर ए का ए और टी। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, तनिषा आप नहीं बोलोगे, बाकी बच्चे बोलेंगे, बोलो। अब सेकेंड रो में क्या लिखेंगे, पहला एलिमेंट क्या लिखना चाहिए, गलत होगा कोई बात नहीं, हाँ जी। तो इस वाले में बी ए होगा, दूसरे वाले में क्या होगा, बी बी होगा, और तीसरे वाले में बी टी होगा। फिर आ जाएगा ए टी बी, ए टी टी। ये हो गया हेसन मैट्रिक्स। अब निकालेंगे फटाफट, थोड़ा सा छोटा कर देते स्क्रीन को, सब एक ही में फिट हो जाएगा। ए निकालेंगे तो ए कहाँ का है, यहाँ है और यहाँ है, 3 का हो जाएगा 3, और इस ए का क्या हो जाएगा, -1/b। क्लियर? अब ए बी निकालेंगे, बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह बी नहीं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों जगह का होगा। तो पहले तो आ जाएगा -150b, और इसका क्या होगा, -a/b का क्या हो जाएगा, ए तो कांस्टेंट, -a कांस्टेंट हो जाएगा, और 1/b का होता है -1/b², माइनस माइनस प्लस a/b²। फिर आ जाओ ए टी पे, ए टी में खाली एक ही जगह टी है, -25। अब हमें जरूरत है ए की जरूरत है, कहीं भी है ए, नहीं है, 0। ए बी करेंगे तो -1/b का आपने निकाला होगा तो +1/b² आ गया होगा। फिर एक मिनट, फिर आपने निकाला होगा ए टी के रिस्पेक्ट में करोगे, क्या कहीं भी टी है, नहीं है, ये आ जाएगा 0। अब यहाँ पर निकालेंगे ए बी ए, तो एक जगह तो ए दिख रहा है बच्चे, ये रहा। ए का जो कोफिशिएंट जो है 1/b² वो कांस्टेंट जैसा होगा, तो सीधा उसको कॉपी कर देंगे, 1/b², ए का हो गया 1। अब ए बी करेंगे तो -150, और 1/b² का डेरिवेटिव क्या होता है, याद है या नहीं, -2, -2 नीचे आ जाएगा, b⁻³ -3, तो -2/b⁻3, तो यानी 300/b³। नेक्स्ट इज ए बी टी, देयर इज नो टी एट ऑल, तो डेरिवेटिव विल बी 0। नेक्स्ट इज ए टी ए, दैट्स ऑल्सो 0। ए टी बी, वो भी 0, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है ए टी, वो भी 0। अब आप अगर पोजीशन देखोगे तो ए बी ए टी, ये सब फर्स्ट रो में आने वाला है, ये तीनों सेकंड रो में आने वाला है, ये तीनों थर्ड रो में आने वाला है अरेंजमेंट में। तो हेसन मैट्रिक्स लिख देंगे 0, 1/b², 0। नेक्स्ट इज ये 1/b², 300/b³, नेक्स्ट इज 0, फिर 0 0 0। तो ये हो गया हमारा हेसन मैट्रिक्स। तो अभी चैप्टर 15 में इतना ही पढ़ना है। मैंने बार बार कहा है, फिर से रिपीट करते हैं कि हेसन मैट्रिक्स में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट चैप्टर 15 में नहीं करना है, सीधा सीधा पढ़ना है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन चैप्टर 18 में मिलेगा आपको, लैग्रेंजियस मेथड में। तो 15 में इतना ही करना है बस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है क्या कर सकते हैं एग्जाम में, कोई डिफिकल्ट सा ऐसा फंक्शन फॉर्म दे देंगे जिसमें खिचड़ी पक जाएगी आपकी, सेकंड डेरिवेटिव निकालने में क्वोशिएंट रूल भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल भी लगा रहे हैं,
काफ़ी कुछ कर रहे हैं, और फिर वो एक लेवल दे देंगे कि व्हेन ए इज़ 2, बी इज़ 3 एंड सी इज़ 5, देन फाइंड द वैल्यू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ हेसन मैट्रिक्स। इतना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते वो। तो बस पुट कर देना है, जिसकी जो वैल्यू दी होगी उसको पुट कर देना है और फिर डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, तो ये था हेसन मैट्रिक्स। अब जो चैप्टर 15 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका माइक्रो भी है, जिसके लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन, वो सारा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन, इसके लिए बच्चे आपको चैप्टर 3 का अभी लॉजिक चाहिए होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर 17 में आएगा। इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने वाला क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो अभी चैप्टर 15 में मैक्सिमा मिनिमा हमने सेवरल वेरिएबल्स वाला नहीं पढ़ा है, वो चैप्टर 17 का टॉपिक है। वैसे इस सेमेस्टर के एंड तक तो हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अभी नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्वाड्रेटिक जो था ना ऑप्टिमाइजेशन, चैप्टर 3 जो आपका MME 1 में, उसका एप्लीकेशन है चैप्टर 15 में। तो जिनको आता है अच्छी बात है, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि आप रिवाइज करके आ जाओ। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, वो हम लोग यहाँ पे आपको करा देंगे, थोड़ा सा तो रिवाइज करवा ही देंगे। तो सम इकोनॉमिक एप्लीकेशन में टोटल 5 क्वेश्चन लेंदी बनते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दें। कॉब फॉर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फॉर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट पता है सबको। फॉर द कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, explain the MPL वर्ड आपने नाम सुना है इस तरीके से, MPK कहीं पढ़ा होगा मैक्रो में। क्या होता है उसका फुल फॉर्म? हाँ, मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, यही बोलते हैं हम लोग। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। हमें कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक्सप्लेन करना है मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्ट टू लैंड। 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी हमें एक्सप्लेन करना है। मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर क्या होता है कि देखो, लेबर जो है अगर हम वो 1 यूनिट से बढ़ाएंगे, अच्छा लेबर चाहे कितने भी यूनिट से बढ़ाओ, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज ही होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। प्रोडक्शन अगर 3 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, हम किसी भी एक फैक्टर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तो प्रॉफिट बाद में देखा जाएगा ना, मार्जिनल प्रॉफिट क्या आ रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन। अब आ रहे हैं MPK। वैसे ही अगर कैपिटल में हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। लैंड ज़्यादा एक्वायर करेंगे तो भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये तो पॉजिटिव रूल होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन होता है प्रोडक्शन एंड बिटवीन दी फैक्टर्स अफेक्टिंग दी प्रोडक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? नहीं पढ़ा है, किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जब आएगा तो करेंगे, पहले ये 3 काम कर लेते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट टू लेबर, मार्जिनल प्रोडक्ट टू कैपिटल, ये। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों ने पढ़ा था dy/dx। इसका मीनिंग पढ़ा था कि जब हम x को 1 से इंक्रीज करते हैं, मान लो ये ग्राफ है, यहाँ पर है x, अगर x को हम 1 से इंक्रीज करेंगे तो y में कितना चेंज होगा, डेट इज कॉल्ड dy/dx। रेट मेजर भी कहा जाता है डेरिवेटिव को। तो यानी इसका मतलब है कि व्हेन, ये हम आपको फर्स्ट सेम का याद दिला रहे हैं, व्हेन x इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट, देन y changes by dy/dx यूनिट। यानी मार्जिनल में भी तो 1 यूनिट ही बोलते हैं हम लोग ना। MPL में क्या बोलते हैं कि व्हेन लेबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अब वो 1 यूनिट क्या है, हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है।
1 यूनिट हो सकता है 1 लेबर हो, 1 वर्कर का नंबर बढ़ रहा हो, या लेबर आर हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर रहा हो, या फिर 1000 लेबर को 1 यूनिट मान रहा हो, वो हमारे डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, हम 1 यूनिट बोलेंगे। When labor increases by 1 unit, then production increases by MPL units. तो 1 यूनिट के लिए इसका मतलब है MPL के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू L डिफ्रेंशिएट करेंगे, डैश लगाओ या ना लगाओ, डेल P बाई डेल L लिखेंगे, ठीक है। MPK होगा तो इसको भी लिखेंगे डेल P बाई डेल K। तो इसमें जब लेबर का हम पढ़ रहे हैं ना, तो कैपिटल और लैंड कांस्टेंट है, मतलब जितना पिछले बार कैपिटल लगा रहे थे उतना ही अभी भी लग रहा है, लैंड में भी कोई चेंज नहीं हुआ, जितना पहले लैंड एक्वायर कर रहे थे अभी भी उतना ही है, बस खाली लेबर को 1 यूनिट से बढ़ाएं। तो प्रोडक्शन में कितना चेंज देखने को मिला, डेट इज कॉल्ड MPL। तो उसके लिए हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव यूज करेंगे। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जो ये बात हम लोग बार बार बोलते हैं ना, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, उसके लिए पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलस में यूज किया जाता है। तो डेल P बाई डेल के, ये हो गया MPK, और MPT निकालेंगे तो डेल P बाई डेल T। अब बात आती है कि कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन तो दिया ही नहीं है, लेकिन हमें तो फॉर्मेट इसका पता है, फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मेट। वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ KLT इज इक्वल टू A L टू द पावर, या LKT भी आप कर सकते हो, LKT, ठीक है, A L टू द पावर A, K टू द पावर B, T टू द पावर C, यही फॉर्मेट होता ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ABC को अल्फा बीटा गामा कर सकते हो, जहाँ पर A B C तीनों ही 0 और 1 के बीच में होंगे, सच डैट A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 1। तो अब देखो जरा MPL निकालेंगे, तो MPL के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू L करना है, बहुत आराम आराम से, A कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो इन तीनों को बाहर लिख दो, A K टू द पावर B T टू द पावर C, और अब डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, L टू द पावर A का होगा, तो ये हो जाएगा A K टू द पावर A T टू द पावर C, A नीचे आ जाएगा, L टू द पावर A माइनस 1, ये आ गया MPL। अब देखो MPL पॉजिटिव हो रहा है, कैसे, तो A पॉजिटिव, ये A तो पॉजिटिव होता ही है, K पॉजिटिव है, कैपिटल लेबर और लैंड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब आप कहोगे कि मैम A माइनस 1 तो नेगेटिव है, क्योंकि A जो है वो 1 से छोटा है, तो A माइनस 1 जो होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू इज नेगेटिव और 0, नेगेटिव और 0। लेकिन 2 टू द पावर माइनस 5 से क्या फर्क पड़ता है बच्चे, ये नीचे चला जाएगा, रहेगा तो पॉजिटिव ही पूरी वैल्यू, पावर नेगेटिव से कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आ रही है, कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, पावर नेगेटिव चलेगा। बेस में क्या है, L पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव था ही, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सो MPL इज पॉजिटिव। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में। अब हम लोग निकालेंगे MPK। MPK निकालेंगे तो बहुत इजी है, उसी तरीके से A L A T टू द पावर C को कांस्टेंट रख देंगे, और अब तो आप डायरेक्ट कर लोगे, K टू द पावर B का क्या हो जाएगा, तो B K टू द पावर B माइनस 1। फिर उसी तरीके से हम लोग रीजन देंगे, सोचेंगे कि A पॉजिटिव है, L पॉजिटिव है, T पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, भले ही B माइनस 1 नेगेटिव है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज अगेन पॉजिटिव। उसी तरीके से MPT करेंगे, MPT तो T टू द पावर C है, अब इसका केवल डिफ्रेंसिएशन होगा, तो A L टू द पावर A K टू द पावर B T टू द पावर C में C T टू द पावर C माइनस 1, फिर वही कहेंगे, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सो दिस इज पॉजिटिव। तो लॉजिकली तो हम लोग को पता है, थ्योरेटिकली भी, कि भाई कोई भी प्रोडक्शन का फैक्टर जो है, इनपुट का फैक्टर हम बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन में तो इंक्रीज होना ही होना है, उसका तो हमेशा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, चाहे थोड़ा सा बढ़े या जितना भी बढ़े। मैथमेटिकली भी हमने शो कर दिया कि MPL MPK और MPT तीनों क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि डिस्कस देयर साइन, नहीं लिखा हुआ था, नेक्स्ट वाले में लिखा हुआ है शायद,
ये आता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन, एमपीएल, एमपीके, एमपीटी एंड डिस्कस देयर साइन। अब इसके बाद से है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो चलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे। देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन को पहले तो एल कर दिया, दोबारा फिर से एल के रिस्पेक्ट में करो, मतलब एफ एल एल डबल डैश करो। देखो तो क्या आता है, पहले एफ एल को लिखना पड़ेगा, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो डेल बाय डेल एल ए के टू द पावर ए टी टू द पावर सी ए एल टू द पावर ए माइनस 1। अब देखो एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो जो कांस्टेंट है उनको तो कॉपी कर दिया जाए भाई। अब एल टू द पावर ए का हो जाएगा ए माइनस 1 एल टू द पावर ए माइनस 2। अब जरा आप लोग सोच करके बताएं कि इसका साइन क्या होगा, हम आप लोगों को चांस दे रहे हैं, और किसकी वजह से होगा। एफ एल एल डबल डैश का साइन क्या होगा जरा बताओ। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल सही है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन एक नेगेटिव अब मल्टीप्लाई हो गया, बेस में आ गया ए माइनस 1। ए माइनस 1 की वजह से ये क्या हो जाएगा, एफ एल एल डबल डैश नेगेटिव। आपको साइड में लिखना पड़ेगा कि ए इज लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, तो ए माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। अब ध्यान से सुनो, एफ एल एल डबल डैश लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है। पहली बार अगर मैंने लेबर बढ़ाया, मान लो मुझे प्रॉफिट मिला 20%, सपोज करो, बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ा तो प्रॉफिट भी बढ़ा। पहली बार लेबर एक वर्कर मंगाया, मेरा प्रॉफिट 20% बढ़ा, तो अब लालच में हम दूसरा वर्कर मंगा रहे हैं, एक वर्कर तो था ही, एक और वर्कर मंगा रहे हैं, तो वो जरूरी नहीं कि 20% ही प्रॉफिट देगा, वो हो सकता है 19 या फिर 18% दे, थोड़ा सा कम देगा। प्रॉफिट तो दे रहा है, प्रॉफिट तो दे रहा है, लेकिन किस टाइप का प्रॉफिट दे रहा है, कम दे रहा है, रिटर्न तो आ रहा है, लेकिन अब रिटर्न जो है वो डिमिनिश कर गया, पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो गया। ऐसा क्यों होता है कि पहले जो लेबर आया था ना उसको काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मिले थे, कैपिटल, लैंड, सब कुछ वो बहुत अच्छे से एक्वायर किया। अब जो दूसरा लेबर आ रहा है उसके लिए तो रिसोर्सेज कम पड़ गया, इसलिए वो प्रॉफिट में उतना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो उसके लिए जब कम संभावनाएं हो गई तो उसके थ्रू जो रिटर्न मिलेगा वो थोड़ा सा कम मिलेगा, इसलिए ये कहलाता लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूव तो कर दिया, लेकिन मीनिंग क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। एफ एल एल डबल डैश नेगेटिव का मतलब है अगर आप लेबर पे ही लेबर और बढ़ाते चले जा रहे हो तो जरूरी नहीं कि उतना ही प्रॉफिट आपको हर बार मिलेगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होता जाएगा, प्रॉफिट मिलेगा लेकिन कम कम होता चला जाएगा, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। क्लियर बच्चे। अब चलो एफ के डैश निकाल करके देखो, डबल डैश, तो डेल बाय डेल के किस पे लगाएंगे, एफ के पे लगाएंगे। एफ के कहाँ है, के वाला ये रहा, ए एल टू द पावर ए टी टू द पावर सी, और के का पावर बी था ना, तो बी के टू द पावर बी माइनस 1। अब जब के रिस्पेक्ट में करोगे तो जो कांस्टेंट है उसको लिख दो, और फिर बी माइनस 1 आ जाएगा नीचे, के टू द पावर बी माइनस 2। अब जरा आप सोचो, इस पर डिस्कशन करो, ए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, एक जो मैंने छोड़ दिया, बिल्कुल सही दिमाग चल रहा है आपका, बी माइनस 1 नेगेटिव, जिसकी वजह से नेगेटिव। तो फिर ये भी वही एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सप्लेन्स, नेगेटिव आना ही इस बात का प्रूफ है, इट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। आपको पूरा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इट एक्सप्लेन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब जरा ये तो समझ गए, उसी तरीके से एफ टी टी डबल डैश भी नेगेटिव आएगा ही आएगा, कैसे, तो वहां पे आ जाएगा सी माइनस 1। क्लियर है ये। लेकिन अगर आप एफ एल के डबल डैश करते तो जरा देखो तो एक बार, मतलब डेल बाय डेल के किसके ऊपर लगा रहे हो, एफ एल पे लगा रहे हो, तो डेल बाय डेल के एफ एल पे लगाएंगे। एफ एल कहाँ है देखो, एल वाला ये रहा, ए नीचे आया है,
हाँ जी बच्चे, तो एफ एल डैश में क्या था, के का पावर था बी ना, एक मिनट फिर से देखना पड़ेगा। एफ एल डैश में अच्छा एल का पावर ए था, पहले उसी को लिख लेते हैं, ए एल टू द पावर ए माइनस वन, फिर ए के टू द पावर बी टी टू द पावर सी। तो जब के रिस्पेक्ट में करोगे तब इसका डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ए एल टू द पावर ए माइनस वन, ए बी के टू द पावर बी माइनस वन, टी टू द पावर सी। इसका साइन क्या होगा बच्चे, बताओ जल्दी। पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, एल पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, के पॉजिटिव, टी पॉजिटिव। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव आया। अब इस पॉजिटिव का क्या मतलब है कि अगर आप एक फैक्टर के साथ साथ दूसरा फैक्टर बढ़ाते हो तो फिर आपका रिटर्न बढ़ने का चांस है। खाली लेबर पे लेबर ही बढ़ाते रहोगे, एक ही फैक्टर पे आप ज़्यादा ध्यान दोगे तो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न काम करेगा, मतलब रिटर्न तो मिलेगा लेकिन अब उस रेट से नहीं मिलेगा, ग्रोथ उतना नहीं दिखेगा आपको। इसलिए दूसरे फैक्टर को भी बढ़ाओ साथ साथ, तो आपका रिटर्न क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब रिटर्न बढ़ करके मिलेगा, पहले 20% मिल रहा था, अब 22% मिलेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपको ट्राई करना है अभी। थोड़ा सा उसमें फंक्शन में हल्का सा एक ट्रिक लगा दिया है, इसी टाइप का है, फिर थर्ड क्वेश्चन से टाइप बदल जाएगा। तो बी रेडी, क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है अभी। कंप्यूट एफ एल डैश एंड एफ के डैश एंड डिस्कस their sign for FKL is equal to A, K to the power A, L to the power B, E to the power CK by L। अब ये क्या नया चीज आ गया, E की पावर में CK by L और K यहाँ भी है, L यहाँ भी है। तो अब इस बार इतना सिंपल डिफ्रेंसिएशन नहीं होने वाला, इस बार प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आपको जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं एक्सप्लेन करना है, खाली MPL और MPK निकालना है और उनका साइन डिस्कस करके बताना है कि क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा। हो सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड ना हो तो आपको केसेस बना करके फिर लिखना हो कि अगर ये चीज़ ऐसा होगा तो पॉजिटिव होगा, ये चीज़ ऐसा होगा तो नेगेटिव होगा। तो ट्राई करो, इसको 2 मिनट का समय देते हैं आपको, सभी बच्चे ट्राई करो। और जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़ रहे हो उनको तो ब्रेक नहीं मिलेगा, तो वो खुद से पॉज करेंगे। जब भी हम कोई क्वेश्चन करने को कहते हैं तो आपको खुद से वीडियो पॉज करके उसको ट्राई करना है, फिर ऑन करके फिर देखना है कि मैम ने क्या कराया और मैंने क्या किया था, दोनों को मैच करना है। ठीक है, अच्छा देखो, एफ एल डैश जब करोगे तो आप फंक्शन को एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो कीपिंग के एज कांस्टेंट, इसमें के को क्या मान लेना है, के मान लेना है। मतलब के अगर अकेला होगा तो उसको नहीं करना, उसको सीधा कॉपी कर देना है। ठीक है, और एफ के डैश जब करेंगे तो इसमें क्या करना है, डेल एफ बाई डेल के रिस्पेक्ट में करेंगे, एल को कांस्टेंट मानेंगे। अब इतना पे कर लोगे या और बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा। हाँ तो हम कराते हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कराते, लेकिन जो बच्चे जानते हैं उनको तो एक बार करने का मौका देना। आप करो, गलत सलत जो होता है करो, आप भी ट्राई करो, कोई दिक्कत। आप आज आपकी फर्स्ट क्लास है, आप भी ट्राई करो। कुछ रफ पेज ही तो बर्बाद होंगे, क्या हो गया, ट्राई करो। ठीक है, फिर बताएंगे हम। अब 2 मिनट का समय देते तो 2 मिनट बाद बताएंगे, तो तब तक पेशेंस आप रखो। अब सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया है, तो अब आप लोग आगे अपना मैच कर सकते हो। बच्चे जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया वो आराम से देखें, ध्यान से देखें, यहाँ ध्यान दो। एफ एल डैश MPL जब निकालेंगे, यानी एफ एल डैश करेंगे तो डेल बाई डेल एल करेंगे फंक्शन का। फंक्शन ये रहा, पूरा फंक्शन हमारा ये है, ए के टू द पावर ए, एल टू द पावर बी, ई टू द पावर सी के बाई एल। एल के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनको बाहर लिख दो, ए के टू द पावर ए बाहर लिख दिया। लेकिन एल इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते बच्चे, इनको तो साथ ही रखना पड़ेगा और लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान से देखें, ए के टू द पावर ए। अब जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो एक बार में अगर मैंने एल टू द पावर बी को कांस्टेंट रख दिया, इसका करेंगे तो ई की पावर में जो भी कुछ होता है पहले तो वो कॉपी हो जाता है, फिर पावर का अलग से करते हैं ना, अलग से।
तो जब इसका करेंगे तो डेल सी के बाई एल, एक बार और लिख ही देते हैं, क्या चला जाएगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और जब इसका करेंगे एल टू द पावर बी का, तो बी एल टू द पावर बी माइनस वन। यहाँ तक में किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो एल टू द पावर बी, ये तो दोनों में कॉमन है ना, इसको भी बाहर ही ले लेते हैं, अंदर में रखने की क्या जरूरत है। ई टू द पावर सी के बाई एल, एल टू द पावर बी। अब सी के बाई एल को हम लोगों को करना है किसके रिस्पेक्ट में? एल के रिस्पेक्ट में करना था। तो सी के तो कांस्टेंट है और एल का आ गया माइनस वन बाई एल स्क्वायर, वन बाई एल का, प्लस बी एल टू द पावर बी माइनस वन। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो पूछो, आ रहा है समझ में सबको? हेलो गौरव, आ रहा है आपको समझ में? गौरव आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो यहाँ देखो। तो नेक्स्ट में समझ लेना एमपीके में। यहाँ देखो, अब दोनों को देखो जरा, एल टू द पावर बी, एल टू द पावर बी माइनस वन, कॉमन जब लेंगे, अच्छा एक और नीचे में है एल, उसको भी तो कैंसिल करना है, एल टू द पावर टू है, ये जब कैंसिल करेगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा? ए के टू द पावर ए सी के बाई एल, ये आ जाएगा माइनस सी के, और एल टू द पावर बी माइनस टू हो जाएगा, प्लस बी एल टू द पावर बी माइनस वन। दोनों पावर में से कौन सी छोटी पावर है बताओ, बी माइनस टू या बी माइनस वन? बी माइनस टू है छोटी वैल्यू। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर होता है, कॉमन लेना होता है, तो एक्स स्क्वायर को, छोटी वाले पावर को बाहर लेते हैं और फिर बड़े वाले में जितना गैप रहता है वो लिख देते हैं। वही चीज़ यहाँ भी करना है हमें। तो यहाँ पर आ जाएगा ए के टू द पावर ए सी के बाई एल, और कॉमन निकलेगा कितना? एल, कितना निकालेंगे? एल टू द पावर बी माइनस टू। दोनों में डिफरेंस कितने का है? वन का डिफरेंस है, यानी एक एल यहाँ पे ज़्यादा है, वन एल इज मोर। तो माइनस सी के और प्लस बी एल। अब इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता ये माइनस सी के बाई बी एल, क्योंकि इसका कंडीशन नहीं दिया हुआ है हमें। ध्यान से देखो जो कह रहे हैं, ए पॉजिटिव के पॉजिटिव, ई की पावर में तो कुछ भी हो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। आपने एमएमई वन में ग्राफ पढ़ा तो है, ई का हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अब एल भी पॉजिटिव। अब इस पे डाउट हो रहा है कि माइनस है एक बीच में, अगर प्लस सी के प्लस बी एल होता तब तो कोई डाउट ही नहीं था, हम पॉजिटिव लिख देते। तो अब यहाँ पे केस बनेगा, इफ बी एल माइनस सी के इज लेस देन जीरो, देन हमने एम पी एल निकाला है ना, देन एफ एल डैश इज नेगेटिव। और अगर बी एल माइनस सी के इज ग्रेटर देन जीरो, देन एफ एल डैश इज ग्रेटर देन जीरो। समझ में आ गया? इसमें कंडीशन लगानी पड़ी हमें, क्योंकि कुछ गिवन नहीं था। तो एमएमई में ऐसी चीज़ें लास्ट में रिजल्ट लिखते समय भी काम आती है, हमें खुद से हाइपोथेटिकली सोच करके फिर लिखना पड़ता है कि अगर ये होगा तो ऐसे करेंगे, ये होगा तो ऐसे करेंगे। इस जगह पे भी छोड़ना पड़ता है कभी कभी हमें सॉल्यूशन को। ओके बच्चे, एमपीएल हो गया, समझ में आ गया? अब हम लोग बढ़ते हैं एमपीके की तरफ। एमपीके के लिए एक बार एफ के एल लिखना पड़ेगा, एफ के एल इज इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर बी ई टू द पावर सी के बाई एल। अब चलो, अब हम लोग निकालेंगे एम पी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये सब तो एज इट इज लिख देंगे। नहीं बच्चे, गलत किया मैंने, कहाँ पे गलती की? ये कांस्टेंट का है, इसमें भी तो के है ना, और यहाँ भी के है, तो खाली ए और एल टू द पावर बी बाहर लिखा जाएगा, और फिर से वैसे ही प्रोडक्ट रूल लगेगा किस पे? के टू द पावर ए और ई टू द पावर सी के बाई एल पे। अब देखो ए एल टू द पावर बी, यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो के टू द पावर ए को रखा ई टू द पावर सी के बाई एल, और फिर सी के बाई एल का होगा के रिस्पेक्ट में, तो सी के बाई एल का क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? सी के बाई एल का डेरिवेटिव क्या होगा के रिस्पेक्ट में? तो के तो ऊपर ही दिख रहा है ना, तो सी बाई एल हो जाएगा कांस्टेंट। ये समझ में आ रहा है गौरव आपको? हाँ, और देखो
अब इसको जब कांस्टेंट रखेंगे e टू द पावर सी के बाई एल को, इसका तो इजी है, k टू द पावर ए का a, k टू द पावर a माइनस 1, ये हो गया एम पी के। अब फिर से वैसे ही एल तो कैंसिल होने वाला है नहीं, तो a l टू द पावर b e टू द पावर सी के बाई एल को बाहर रख दिया। और भी कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन लेंगे, k टू द पावर a, k टू द पावर a माइनस 1 में से क्या कॉमन ले सकते हैं बाहर? हाँ जी, एक k एक्स्ट्रा यहाँ पर है, ये तो सारा k निकल गया, तो एक k बच गया, c बाई एल बच गया, और यहाँ पर ये बाहर निकल चुका है, ये बाहर निकल चुका है, खाली a। अब देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब ए और सी क्यों पॉजिटिव है? ए और सी गिवन होगा हमें, ए क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉप डॉगलर से मैच करता है, तो हम अभी गिवन नहीं है इसलिए लिखेंगे इफ ए एंड सी आर पॉजिटिव देन एम पी के इज पॉजिटिव, क्योंकि ए और सी पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, और के सी बाई एल प्लस ए इज पॉजिटिव, तो एम पी के पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हेलो बच्चे, तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे एमपीएल और एमपीके के ऊपर, और अब जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। तो थोड़ा सा दिमाग को ज़्यादा दायरा बढ़ा लें, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है और कुछ नहीं है। थर्ड आज करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ फिर कल वाली क्लास में करेंगे, और एक और टॉपिक रह जाएगा पॉजिटिव डेफिनेट, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ केसेस हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग कल करेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्म्स भी करेंगे। तो कल हमारा जो है ना कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा चैप्टर 15 का, फिर असाइनमेंट और पीबी पे चलेंगे, ठीक है। तो 15 की कल थ्योरेटिकल क्लास में हमारी लास्ट क्लास होगी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, लेट टू डिमांड functions for two products B। दो प्रोडक्ट के अलग अलग डिमांड फंक्शन है A1 माइनस B1 Q1। प्राइस और क्वांटिटी के बीच में डिमांड फंक्शन होता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में सप्लाई फंक्शन भी होता है, लेकिन डिमांड फंक्शन की पहचान क्या होती है कि प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। यहाँ देखो ना, माइनस B1 कोफिशिएंट है, माइनस B1 कोफिशिएंट ये बताएगा कि जब हम Q1 को 1 से बढ़ाएंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये डिमांड फंक्शन है। अगर प्लस होता तो फिर क्या हो जाता है, ये सप्लाई फंक्शन हो जाता है। P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 Q2, और ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन देगा। ज्वाइंट कॉस्ट फंक्शन मतलब दोनों की मैन्युफैक्चरिंग तो एक ही जगह हो रही है, अल्फा Q1 प्लस Q2। जैसे रीबॉक के अगर शूज़ आप खरीद रहे हो, बन तो रहा है सब एक ही जगह फैक्ट्री में, कॉस्ट तो सारे शूज़ में एक ही लगा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्राइस में वेरिएशन होता है। अगर वही शूज़ आप यहाँ खरीदोगे नॉर्थ दिल्ली में कमला नगर मार्केट से, और साउथ दिल्ली में जाओगे, तो प्राइस का थोड़ा बहुत 50 रुपये का फ़र्क होगा, 200 का भी फ़र्क हो सकता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ का रेंट ज़्यादा है, वहाँ पे कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा है, तो उनको थोड़ा प्राइस बढ़ा करके रखना पड़ता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना होता है। तो सी क्यू इज इक्वल टू एल्फा Q1 प्लस Q2, ज्वाइंट कॉस्ट हो गया। इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, फिर बी है प्राइस निकालना है, सी है मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल निकालना है। मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल मतलब किस क्वांटिटी पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ये सब करना है। अब कोई मुझे बताएगा कि प्रॉफिट क्या होता है। चैप्टर थर्ड अगर आप कोकोआ वाला किए होगे ये सब क्वेश्चन सब, तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट।
और रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो प्राइस तो ये रहा, क्वांटिटी ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्राइस है सेकंड गुड का, तो ध्यान से देखो, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, पहले से रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा P1 इंटू Q1, और दूसरे से हो जाएगा, दूसरे कमोडिटी से हो जाएगा P2 इंटू Q2। ये समझ में आ गया? लेट R बी टोटल रेवेन्यू फंक्शन। लेट R बी टोटल रेवेन्यू फंक्शन। ये समझ में आया रेवेन्यू फंक्शन जो मैंने बनाया? तो अब इसको आप करोगे तो P1 इंटू Q1, P1 की तो वैल्यू दी हुई है, तो P1 की तो वैल्यू दी हुई है, इसी में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? Q1 से, और प्लस P2 की वैल्यू दी हुई है, इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग Q2 से। तो रेवेन्यू आ जाएगा A1 Q1 माइनस B1 Q1 स्क्वायर, कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर। यहां तक तो आ गया हमारा रेवेन्यू, यहां तक तो रेवेन्यू आ गया। अब जॉइंट कॉस्ट फंक्शन तो हमें दिया ही हुआ है, इसलिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फा Q1 प्लस Q2, यहाँ आ जाएगा अल्फा Q1 प्लस अल्फा Q2। तो ध्यान से देखो, ये है हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन। तो अब जो हमारा प्रॉफिट होता है, लेट पाई Q1 Q2 बी the profit function, then pi will be equal to revenue minus cost। तो पाई विल बी इक्वल टू, बहुत ही केयरफुली लिखना है, ये सारे टर्म को लिख करके उसमें से माइनस करना है इनको। तो A1 Q1 माइनस B1 Q1 का स्क्वायर प्लस A2 Q2 माइनस B2 Q2 का स्क्वायर माइनस अल्फा Q1 माइनस अल्फा Q2। अब चैप्टर 3 किस किस ने पढ़ रखा है? तनिषा आपने किया हुआ है चैप्टर 3? बाकी बच्चे, गौरव आपने भी किया हुआ है? सबने किया हुआ है, तो सबको क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन आता होगा। तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन का एक छोटा सा हम आपको रिवीजन कराते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ऐसा किया था हम लोगों ने। f इज इक्वल टू, तो f इज इक्वल टू a कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, फिर a कॉमन तो लिया ही हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर बनाने के चक्कर में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। अब जिससे आप मल्टीप्लाई और जिससे डिवाइड करते हो, तो 2 और x छोड़ने के बाद जो बचता है उसका होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। मैथमेटिक्स में तो किसी चीज़ को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज, तो वो हम कहीं भी कर सकते हैं। सेम चीज़ से प्लस माइनस कर सकते हैं, सेम चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता हमें। और प्लस सी बाई ए तो है ही ब्रैकेट में। अब देखो ना, ये 3 टर्म जो है ये मिला करके क्या हो गए, ये मान लो अल्फा स्क्वायर है तो 2 अल्फा, और ये पूरा बीटा है तो ये पूरा बीटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर जो बचेगा प्लस a माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। तो ऐसा हम लोग चैप्टर 3 में कर चुके हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ही दो, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर और प्लस 4ac, और एक a था, a से a कैंसिल, ये आ गया। अब ये तो खैर कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि ए बी सी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। अब सारा कुछ इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बढ़ाने की और घटाने की।
तो हम कहते हैं कि जब ये बहुत बढ़ जाएगा तो किसी चीज का स्क्वायर है, ये बढ़ करके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। अगर ए पॉजिटिव है, तो अगर ए पॉजिटिव है, ऊपर लिखना चाहिए थोड़ा सा, अगर ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड और होल स्क्वायर है एक्स का, मान लो मैंने 5 लाख डाल दिया तो 5 लाख का स्क्वायर 25 लाख हो गया, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। उस केस में एफ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन ये होल स्क्वायर है तो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं। तो इसका मिनिमम तब मिलेगा हमें, मिनिमम एफ मिलेगा कितना, 0। लेकिन अगर ए नेगेटिव हो गया तब तो एफ नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव 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 और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा 0 तक। तो फिर इस केस में मैक्सिमम एफ मिलेगा हमें, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं, और 0 या जो भी बातें कर रहे हैं वो इस पार्ट के बारे में कर रहे हैं, फिर ये मिलेगा मैक्सिमम एफ। एक मिनट, मिनिमम एफ मिलेगा 0 प्लस, और ये जो भी था 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, खाली ये वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना कि ये 0 या इन्फिनिटी होगा। मैक्सिमम एफ होगा तो उस केस में ये 0 और फिर 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, मतलब सेम चीज़ मैक्सिमम और सेम चीज़ मिनिमम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सारा कुछ आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया गया होगा, मैंने रिवीजन करा दिया। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमारे मतलब राइट वे क्लासेस में जाकर के सर से बात करके आप अपना सेम 1 का रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो और खाली कॉन्सेप्ट फास्ट ट्रैक पे कर जाओ, तो फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा MM2 समझने में, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह भी करवाते हैं ना, तो वो हो जाता है प्रैक्टिस। तो अब देखो, जब पाई करने चल रहे हैं प्रॉफिट, तो सारे Q1 को एक जगह रखो, ये रहा Q1 का, ये रहा Q1 का, और ये रहा Q1 का। Q1 के 3 ही टर्म्स दिख रहे हैं, सबको एक साथ डाल देंगे Q1 को, तो आ जाएगा माइनस B1 Q1 का स्क्वायर, और ये है A1 Q1 और ये है माइनस अल्फा Q1, तो ये हो जाएगा प्लस A1 माइनस अल्फा Q1, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। उसी तरीके से अब Q2 के साथ करेंगे, तो माइनस B2 Q2 का स्क्वायर, इन दोनों को जरा एक साथ करो ना, A2 माइनस अल्फा, A2 माइनस अल्फा Q2 हो गया। अब जैसा अभी इधर काम किया था ना, ये A को कांस्टेंट बाहर निकाल करके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाया था, वैसे ही अब करेंगे इधर। अब मेन काम हमारा स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक हमने मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर 17 वाला कॉन्सेप्ट नहीं जाना। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो दूसरा भी मेथड हम लोग लगाएंगे, मतलब ये सारे क्वेश्चन चैप्टर 17 में एक बार और करेंगे हम लोग, मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव से। इधर देखो, माइनस B1 को बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा, Q1 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा A1 माइनस अल्फा बाई माइनस B1 Q1, इधर में आ जाएगा माइनस B2 Q2 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस A2 माइनस अल्फा बाई Q2, सॉरी Q2 नहीं B2 ना, समझ में आ रहा है ये जो कर रहे हैं काम हम लोग। यहाँ भी आप माइनस को ऊपर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, पाई इज इक्वल टू माइनस B1 Q1 का स्क्वायर, माइनस 2 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से एक बार क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वो आपको पता है क्यों, होल स्क्वायर बनाने के लिए। अब जिससे मल्टीप्लाई जैसे डिवाइड कर रहे हैं, फिर बाद में ये वाला टर्म बचा ना, इसी का होल स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1 का होल स्क्वायर, एक बार माइनस करेंगे A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1 का होल स्क्वायर, फिर करेंगे माइनस B2 Q2 का स्क्वायर माइनस 2 A2 माइनस अल्फा बाई B2, इसके नीचे भी 2 लगेगा क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, Q2 प्लस A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 का होल स्क्वायर माइनस A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 का होल स्क्वायर। पाई ये पूरा बन गया। अब देखें कि ये 3 मिलकर के होल स्क्वायर बनेगा, ये 3 मिलकर के होल स्क्वायर बनेगा, ध्यान से देखो।
माइनस B1, ये बन जाएगा Q1 माइनस, ये वाला चीज आ गया ना, A1 माइनस अल्फा बाई 2B1 का, और फिर होल स्क्वायर। ये ऐसे चल रहा है, मान लो ये ए स्क्वायर है या ये अल्फा स्क्वायर है, तो ये 2 अल्फा बीटा हो गया और इधर बीटा का स्क्वायर होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। ये तो खैर कांस्टेंट है, ये बाद में लिख दिया जाएगा या अभी लिख दो। माइनस ये माइनस B1 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस B1 तो प्लस ही हो गया, माइनस माइनस मिल करके, प्लस B1 A1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4B1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस B2। अब इन तीनों की बात आ रही है, Q2 माइनस A2 माइनस अल्फा बाई 2B2 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा B2 A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसकी बारी आ गई, माइनस B2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के लिखेंगे, तो माइनस माइनस, देखो ये दोनों माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस मिल करके हो गया प्लस, और आ गया B2 इंटू A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4B2 का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, अब इसकी बात आ रही है कि माइनस B1 और माइनस B2 ये दोनों तो नेगेटिव ही होंगे, क्योंकि B1 और B2 देखो क्यों नेगेटिव होंगे, क्योंकि डिमांड फंक्शन में था, और यहाँ पर हम लोगों को पता था कि B1 क्या होगा, पॉजिटिव, तभी तो नेगेटिव रिलेशनशिप में आएगा। यहाँ पे B2 होगा पॉजिटिव, तभी तो माइनस B2 जो है वो नेगेटिव होगा और डिमांड फंक्शन बनेगा। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कभी कभी ऐसा होगा बच्चे, ये हम पहले ही बता दे रहे हैं। अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में फंसेंगे तो जो भी टाइम लगेगा, चाहे अगर लेंथी क्वेश्चन पकड़ा गया तो 5-10 मिनट ऊपर नीचे लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा टाइम 1.5 आवर का होता है, कभी क्लास 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है, कभी 1 घंटा 10 मिनट, कभी 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा 40 मिनट भी। वैसे आज 1.5 घंटे में ही हो जाएगी, घबराओ नहीं। यहाँ देखो, तो कहाँ थे, तो B1 और B2 पॉजिटिव है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। तो B1 और B2 पॉजिटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया कोफिशिएंट, ये भी हो गया नेगेटिव कोफिशिएंट। तो अब बात आती है कि नेगेटिव है और ये होल स्क्वायर है, तो ये दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज नेगेटिव। अब जैसा हम Q1 और Q2 डालेंगे उतना बड़ा नेगेटिव, मतलब इधर इधर जीरो, नंबर लाइन पे इधर 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 दोनों बढ़ते चले जाएंगे इधर की तरफ। तो पाई इज इक्वल टू 0 माइनस इन्फिनिटी। अब देखो, तो ये दोनों जो है माइनस इन्फिनिटी होंगे, तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिलने वाला है, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इसकी जगह पे भी 0 प्लस B1, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो नो चेंज, ये भी कांस्टेंट है, नो चेंज। B1 A1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर बाई 4B1 स्क्वायर, फिर प्लस में आ जाएगा 0, इसका आ गया 0 प्लस B2 A2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई 4B2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम पाई इज इक्वल टू, अच्छा यही हो ही गया बस, अब और क्या करेंगे, मैक्सिमम पाई तो आ गया। तो इन्होंने बोला था मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने को, पहला क्वेश्चन था, बाकी के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना। मैक्सिमम प्रॉफिट तो निकल गया हमारा, प्राइस निकालना और मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल निकालना है। देखो ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट तब होगा जब ये वाला पार्ट 0 होगा, इसी को हमने 0 किया है ना, और ये भी 0 होगा, इसको 0 किया है। तो व्हेन Q1 इज इक्वल टू, और ये 0 कब होगा, जब Q1 की वैल्यू ये होगी, जब Q2 की वैल्यू ये वाली ब्रैकेट होगी, ये पूरी ब्रैकेट Q1, ये पूरी ब्रैकेट Q2। तो Q1 इज इक्वल टू A1 माइनस अल्फा बाई 2B1, और इस पे स्टार लगा देते हैं, स्टार इसलिए क्योंकि मैक्सिमम का दे रहा है। Q2 स्टार इज इक्वल टू A2 माइनस अल्फा बाई 2B2। ठीक है, देखो कितना इजीली निकल गया, मतलब किस पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा ये भी हमें लेवल पता लग गया, क्वांटिटी लेवल, कि अगर हम क्वांटिटी इतना मैनेज करें कि पहला क्वांटिटी जो है वो A1 माइनस अल्फा बाई 2B1 मेंटेन करें,
Q2 अगर A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 करें तो फिर उस केस में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अब रही बात प्राइस की, तो प्राइस के लिए क्या करना है, तो प्राइस के लिए हमें इक्वेशन दे रखी है ना, ये A1 माइनस B1 Q1 इसी में पुट कर देना है। तो P1 था या P2 था, P1 इज इक्वल टू A1 माइनस BQ1, तो यहाँ आ जाएगा P1 इज इक्वल टू A1 माइनस BQ1 स्टार हो जाएगा A1 माइनस अल्फा बाई 2 B1 था क्या, एक मिनट रुक जाओ, हाँ जी बच्चे B1 था, A1 माइनस B1 Q1। अब देखो ना B1 कैंसिल, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका एलसीएम ले लोगे 2A1 माइनस A1 प्लस अल्फा, तो ये आ गया A1 प्लस अल्फा बाई 2, ये हो गई P1 की वैल्यू। उसी तरीके से P2 इज इक्वल टू A2 माइनस B2 Q2, तो P2 की वैल्यू हो गई A2 माइनस B2 और Q2 स्टार हमने निकाला हुआ है, इसी को पुट कर देंगे यहाँ पे, A2 माइनस अल्फा बाई 2 B2 कैंसिल, P2 इज इक्वल टू नीचे आ गया 2 तो बचा हुआ है ना अभी तक, 2A2 माइनस A2 प्लस अल्फा, तो P2 इज इक्वल टू A2 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, तो P1 P2 आ गया हमारा। तो यही तीन चीज तो निकालने को बोला था कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमने निकाल लिया किस क्वांटिटी पे, देखो मैक्सिमम प्रॉफिट हमने निकाल लिया दिस मच, किस क्वांटिटी पे, इन दोनों क्वांटिटी पे, और किस प्राइस पे, तो इस प्राइस पे। समझ में आई बात बच्चे, ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना, घबराया नहीं, ऐसा ही और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंज आ जाएगा। अब उसमें क्या होगा कि हर एक माल वाले फिक्स्ड प्राइस कर देगा, जैसे अभी तो P1 P2 हम लोग कर रहे हैं ना, अलग अलग प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, उसमें कि व्हेन डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अलाउड, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक स्टेप और बढ़ जाएगा उसमें। तो ये इतना था आज के क्लास में, 3 हमने इकोनॉमिक एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन किए। आप समझ रहे हो कि एक क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है और कितना जगह भी ले रहा है। तो MME 1 जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होंगे MME 2 में, क्योंकि फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स और इसमें करने में ज़्यादा टाइम भी लगता है। और आप देख लो कहीं भी नंबर नहीं है, A1 A2 B1 B2, इनको लिखने में ना थोड़ा थोड़ा, हम लोग तो फास्ट लिख लेते, हम लोग को तो रटा हुआ है सारा क्वेश्चन, इतने साल हो गए, लेकिन बच्चों के लेवल पे थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते हैं हम लोग, और आप लोग करोगे तो आप लोग को थोड़ा और टाइम लगेगा कि कहीं B1 ना छूट जाए, B2 ना छूट जाए, प्लस माइनस थोड़ा सा भी गलत होगा पूरा गलत आ जाएगा। तो बहुत ही पीसफुली और बहुत ही शांत मन से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना होता है। मतलब MME 2 जो है ना, वो आपकी चंचलता को थोड़ा उसमें बदल देगा, किसमें, गंभीरता में बदल देगा। तो बच्चे ये था आज का। अब जो 2 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन मेनी वेरिएबल्स भी करेंगे। तो आज के क्लास का नंबर क्या था, तो नेक्स्ट क्लास का नंबर उससे एक आगे होगा, याद है, 5। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 6। जिन भी बच्चों को नेक्स्ट क्लास से ज्वाइन करना है वो, एक मिनट बता रहे हैं, क्लास 6 चैप्टर 15 क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी बच्चे, तो अब अगर आप डायरेक्टली क्लास 6 में आना चाहते हो तो आपको बस पार्शियल डेरिवेटिव का पता होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव आपको मिलेगा थर्ड क्लास में मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में डोमेन रेंज पढ़ा है, सेकंड क्लास में भी डोमेन रेंज है, थर्ड क्लास में लेवल कर्व है, फोर्थ क्लास में आपको मिलेगा पार्शियल डेरिवेटिव। तो फोर्थ क्लास बस आपको पढ़ करके और फिर 6th क्लास में सीधा आ जाना है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय। लेकिन अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ भी मेरे से डिस्कस करना चाहते हो, अपनी बातें शेयर करना चाहते हो, वो बच्चे भी मीटिंग में रुकेंगे। ऑफिशियली अब हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।